आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन काफ़ी स्पष्ट और रोमांचक है। बिल्कुल। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स, रिसर्च और ट्रांसक्रिप्ट्स को खंगाला है और आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे बिग डेटा की दुनिया अपनी उस पुरानी सुस्त बैच प्रोसेसिंग से निकलकर वहाँ पहुँच गई है जहाँ पलक झपकते ही नतीजे मिल जाते हैं, जिसे हम रियल टाइम एनालिटिक्स कहते हैं। सही कहा। मतलब हम सब जानते हैं कि डेटा अब गीगाबाइट से आगे बढ़कर ज़ेटाबाइट के युग में आ गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे डेटा का क्या ही फायदा अगर हम उसे सही समय पर समझ ही ना सके। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ सर्वर रूम्स या कोडिंग के बारे में नहीं है। सच कहूं तो ये इस बारे में है कि कैसे ये तकनीक असली दुनिया में व्यापार को और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को पूरी तरह से बदल रही है। और आज के हमारे इस डीप डाइव में जो सोर्स मटेरियल है ना, उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। मतलब सुपर बोल के दौरान अचानक बिजली गुल होने की घटना से लेकर आयरन मैन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की मार्केटिंग तक। हाँ, वो ओरियो वाला उदाहरण तो क्लासिक है। बिल्कुल। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले इस बिग डेटा की भूल भुलैया को समझना जरूरी है। मैंने सोर्सेज में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखा। वो एपीआई वाला? हाँ, कुछ साल पहले तक इंटरनेट पर 100 से भी कम ओपन डेटा एपीआई मौजूद थे और आज ये संख्या 8000 को पार कर गई है। जबरदस्त उछाल है ना? लेकिन विडंबना देखिए, इतना बाहरी डेटा होने के बावजूद दुनिया भर के इस डेटा का सिर्फ 3% हिस्सा ही सही से टैग किया गया है। सिर्फ 3%? हाँ, और उसमें से भी केवल आधा प्रतिशत यानी 0.5% हिस्सा ही बड़ी कंपनियों द्वारा विश्लेषण के लिए इस्तेमाल हो पाता है। मतलब बाकी का 99.99% डेटा बस एक शोर बनकर रह गया है। बिल्कुल, बस एक शोर। और इसी शोर को या इस जटिलता को बिग डेटा के 6V यानी 6Vs के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू और वेरिएबिलिटी। एकदम सही। लोग अक्सर सिर्फ पहले V पर अटक जाते हैं, वॉल्यूम। उन्हें लगता है कि बिग डेटा का मतलब सिर्फ बहुत सारा डेटा है, जबकि असली खेल तो दूसरे V यानी वैरायटी का है। हाँ, वैरायटी। इसे समझाने के लिए ना ईमेल का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। ईमेल? वो कैसे? देखिए, तकनीकी भाषा में ईमेल को सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। इसके कुछ हिस्से तो बहुत ही साफ और स्पष्ट होते हैं, जैसे कि किसने भेजा, किसको भेजा और किस समय भेजा। हाँ, ये सब तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है। लेकिन जो असली संदेश है, जो ईमेल की बॉडी है, वो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड होती है। उसमें इंसान कुछ भी लिख सकता है, कोई शिकायत, कोई जोक या कोई बड़ी रिपोर्ट। और किसी मशीन के लिए उस भावना को समझना जाहिर है बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इसके ऊपर से जुड़ जाता है वेलोसिटी, यानी वो रफ्तार जिससे डेटा आ रहा है। फिर वेरासिटी के डेटा पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। और आखिर में वैल्यू कि इससे व्यापार को क्या फायदा होगा। और वेरिएबिलिटी यानी ये डेटा कितनी तेजी से बदल रहा है। सही कहा। ये पूरी एक भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया को सुलझाने के लिए ना सोर्सेज में एक स्टीरियो सिस्टम की एनालॉजी दी गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, वो एनालॉजी बहुत शानदार है। मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी सिर्फ अपने अंदरूनी डेटा का इस्तेमाल कर रही है, जैसे अपनी सेल्स रिपोर्ट, तो ये बिल्कुल एक मोनो स्पीकर वाले पुराने रेडियो की तरह है। आवाज तो आ रही है लेकिन कोई मजा नहीं है। एकदम सही। फिर आता है 2 चैनल सिस्टम। जब वो कंपनी अपने डेटा के साथ बाहर का कोई एक प्रीमियम डेटा सोर्स जोड़ लेती है, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती है। लेकिन आज की कंपनियां मोनो या 2 चैनल पर नहीं रुकना चाहती। नहीं, वो सराउंड साउंड चाहती हैं। बिल्कुल, सराउंड साउंड। मतलब कंपनी का अपना डेटा, प्रीमियम रिपोर्ट्स और साथ में ट्विटर का लाइव फीड, फेसबुक के पोस्ट्स, मौसम की जानकारी, वेब के क्लिक्स, सब कुछ एक साथ मिलाकर एक संपूर्ण विश्लेषण करना। यही तो असली मंजिल है। लेकिन इस सराउंड साउंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। आसान बिल्कुल नहीं था। और यहीं से एंट्री होती है मैप रिड्यूस और अपाचे हडूप की। गूगल का मैप रिड्यूस? हाँ, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पहले प्रोग्रामर्स को सारा काम खुद अपने हाथों से कोड लिखकर अलग अलग कंप्यूटरों में बांटना पड़ता था। बहुत ही झंझट वाला काम था। तो मैप रिड्यूस ने इस काम को आसान कर दिया। बिल्कुल। इसने डेटा को अपने आप अलग अलग क्लस्टर्स में प्रोसेस करना सिखा दिया और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपाचे हडूप बना। हडूप का जो फाइल सिस्टम है HDFS, वो बहुत कमाल का है। वो डेटा को बांटने वाला सिस्टम?
वो आने वाले विशाल डेटा को 128 मेगाबाइट यानी 128 MB के छोटे-छोटे ब्लॉक्स में काट देता है और हर ब्लॉक की कम से कम 3 कॉपियां अलग-अलग जगह सुरक्षित रखता है। ताकि अगर कोई सर्वर क्रैश भी हो जाए तो डेटा सुरक्षित रहे। एकदम से। याहू ने तो 4000 से भी ज्यादा नोड्स वाले क्लस्टर पर इसका इस्तेमाल किया था। 4000 नोड्स, ये तो उस समय की बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर हडूप इतना ही शानदार, इतना सुरक्षित और ताकतवर था, तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत आई इसकी सुस्त रफ्तार में। हडूप मूल रूप से बैच प्रोसेसिंग करता है। बैच प्रोसेसिंग यानी एक साथ बहुत सारा डेटा जमा करके फिर काम करना। हाँ, और इसके काम करने के तरीके में एक बड़ी तकनीकी खामी थी। ये हर एक छोटे कदम के बाद डेटा को हार्ड डिस्क पर लिखता है और फिर वहीं से पढ़ता है। ओहो, और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डेटा पढ़ना और लिखना तो सबसे धीमा काम होता है। बिल्कुल, इसीलिए हडूप को कोई नतीजा देने में मिनटों से लेकर घंटों लग जाते थे। जो कि महीने भर की रिपोर्ट बनाने के लिए तो ठीक है। हाँ, लेकिन जब कंपनियों को लाइव सिचुएशनल एनालिसिस करना हो, यानी उसी पल घट रही घटना का विश्लेषण करना हो, तो हडूप एकदम पिछड़ जाता था। और यहीं पर डेटा की दुनिया में एक नए हीरो की एंट्री होती है, अपाचे स्पार्क। स्पार्क ने पूरी गेम ही बदल दी। क्योंकि स्पार्क ने वो हार्ड डिस्क वाली समस्या खत्म कर दी है ना, वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है। बिल्कुल, वो डेटा को हार्ड डिस्क के बजाय सीधे कंप्यूटर की रैम में रखता है, और हम जानते हैं कि रैम हार्ड डिस्क से हजारों गुना तेज होती है। मतलब ये हडूप से बहुत ज्यादा तेज है। करीब 100 गुना तेज। सोर्सेज में विकिपीडिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो 60 गीगाबाइट वाला। वही, विकिपीडिया के 60 GB डेटा में अगर कोई फुल टेक्स्ट सर्च करना हो तो हडूप को 20 से 30 सेकंड लग जाते थे, जो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत लंबा समय है। और वहीं अपाचे स्पार्क ने इस काम को महज आधा सेकंड, सिर्फ 0.5 सेकंड में पूरा कर दिया। वाह, आधा सेकंड! ये रफ्तार सच में जादुई है, और इस गति का असली दुनिया में जो असर हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो मूवी स्टूडियो वाला केस? हाँ, साल 2008 की बात है। आयरन मैन और द डार्क नाइट जैसी बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली थीं। उस समय स्टूडियोज ने रॉटन टोमेटोज के API और ट्विटर, फेसबुक के डेटा का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, स्पार्क जैसे इंजनों की मदद से उन्होंने इस डेटा का रियल टाइम विश्लेषण किया। वो देख पा रहे थे कि किस बात पर लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, और इसके आधार पर वे ओपनिंग वीकेंड की कमाई का सटीक अंदाजा लगा रहे थे। इतना ही नहीं, फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले के आखिरी 6 हफ्तों में उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग रणनीति ही बदल दी। जहां लोग ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे थे, वहीं पैसा लगाया। ये सराउंड साउंड का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल था। और सराउंड साउंड का एक और जबरदस्त उदाहरण है जो मेरा फेवरेट है, सुपर बॉल 47 का वो ब्लैकआउट। ओहो, ओरियो वाला केस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने भी इसकी तारीफ की थी। हाँ, खेल के बीच में अचानक 30 से 40 मिनट के लिए पूरे स्टेडियम की बिजली गुल हो गई। टीवी पर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन ओरियो के सोशल मीडिया टीम के कंट्रोल रूम में बत्तियां चल रही थी, और वो लोग लाइव सिचुएशनल एनालिसिस कर रहे थे। अगर वहां हडूप होता तो जब तक वो रिपोर्ट बनाता तब तक तो बिजली वापस आ गई होती। बिल्कुल, लेकिन रियल टाइम डेटा की वजह से सिर्फ 10 मिनट के भीतर ओरियो ने वो ऐतिहासिक ट्वीट किया, "You can still dunk in the dark." और इस एक ट्वीट का अगर हम विश्लेषण करें, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो बात और भी गहरी हो जाती है। वो कैसे? देखिए, सुपर बॉल के दौरान टीवी पर सिर्फ 30 सेकंड का विज्ञापन चलाने की कीमत लगभग $3 से $4 मिलियन थी। $3 से $4 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। और दूसरी तरफ रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके बनाए गए इस एक साधारण से ट्वीट की लागत क्या थी? सिर्फ $40,000। सिर्फ 40,000? हाँ, और उसे 16,000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। ये है रियल टाइम एनालिटिक्स की असली ताकत, कम लागत में तुरंत और सटीक प्रहार। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि स्पार्क ने आकर हडूप का नामो निशानी मिटा दिया होगा। क्या हडूप पूरी तरह से खत्म हो गया? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्पार्क ने हडूप को खत्म नहीं किया, बल्कि आज ये दोनों मिलकर एक हाइब्रिड स्टैक बनाते हैं। हाइब्रिड स्टैक मतलब दोनों का एक साथ इस्तेमाल? बिल्कुल। देखिए, स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। वो रैम का इस्तेमाल करता है, और रैम बहुत महंगी होती है। कोई भी कंपनी अपना सारा डेटा रैम में स्टोर नहीं कर सकती। हाँ, वो तो बहुत खर्चीला हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हडूप है, उसकी हार्ड ड्राइव्स सस्ती होती हैं और वो बहुत सारा डेटा सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन है। तो स्पार्क प्रोसेस करता है और हडूप स्टोर करता है। लेकिन सॉसेज में इस आधुनिक डेटा पाइपलाइन को पूरा करने के लिए एक और चीज का जिक्र है, अपाचे काफका। अपाचे काफका। इसके बिना आज का रियल टाइम सिस्टम अधूरा है।
तो अगर हम इस पूरी पाइपलाइन की तस्वीर बनाएं तो ये कैसी दिखेगी? इसे ऐसे समझिए कि काफका एक बहुत ही तेज चलने वाली कन्वेयर बेल्ट है। दुनिया भर का रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा, जैसे हर एक क्लिक या ट्रांजैक्शन, इस बेल्ट पर लगातार आ रहा है। ओके, तो काफका डेटा को अंदर ला रहा है। हाँ, और उस बेल्ट के आगे खड़ा है स्पार्क। वो तुरंत उस डेटा को पकड़ता है, उस पर सोचता है और पलक झपकते ही अपना काम कर देता है। और जब स्पार्क का काम खत्म हो जाता है तो वो सारा डेटा उस सुरक्षित और सस्ते गोदाम में चला जाता है, यानी हडूप में। एकदम सटीक। यही है वो आधुनिक डेटा पाइपलाइन। काफका से डेटा आया, स्पार्क ने प्रोसेस किया और हडूप ने स्टोर किया। और आज ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, असली दुनिया में इसके उपयोग या यूज केसेस बहुत ही अहम है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन। हाँ, बैंकिंग में ये गेम चेंजर है। तो बैंक कल की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकता, उसे उसी पल रोकना होता है। और यही काफका और स्पार्क की पाइपलाइन उस फ्रॉड को मिली सेकंड्स में पकड़ लेती हैं। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, हेल्थ केयर में भी। सोचिए, आईसीयू में मरीजों की रियल टाइम निगरानी हो रही है। बिल्कुल, मशीनों से डेटा लगातार आ रहा है और अगर मरीज की हालत में कोई ऐसी गिरावट आती है जो इंसान की आंख ना देख पाए तो सिस्टम तुरंत डॉक्टरों को अलर्ट कर देता है। और ऐसा ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रहा है। आईओटी उपकरणों का प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। हाँ, मशीन के खराब होने का इंतजार करने के बजाय डेटा के आधार पर पहले ही पता चल जाता है कि कोई पुर्जा फेल होने वाला है, उसे पहले ही ठीक कर लिया जाता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हम उस दौर से बहुत आगे आ चुके हैं जहां विशाल डेटा को सिर्फ एक गोदाम में जमा करके रखा जाता था। बिल्कुल, वो युग खत्म हो गया। अब असली मुकाबला इस बात का है कि उस डेटा को सबसे तेजी से कौन समझ सकता है और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कौन दे सकता है। और ये विषय हमारे लिए या किसी भी आम इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही तकनीक तो तय कर रही है कि हम कौन सी फिल्में देखते हैं, इंटरनेट हमें क्या रेकमेंड करता है और हमारे बैंक खाते कैसे सुरक्षित रहते हैं। हमारी जिंदगी का हर हिस्सा इससे जुड़ा है। लेकिन जाते जाते इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल भी पैदा होता है। कैसा सवाल? सोर्सेज में ऑटोमेटेड एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के बारे में एक बात कही गई है, जैसे कि मींस क्लस्टरिंग वगैरह। आज मशीनें खुद ब खुद पलक झपकते ही डेटा प्रोसेस करने लगी हैं। वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं दे रही हैं, बल्कि रियल टाइम में हमारे लिए फैसले भी सुझा रही हैं। बिल्कुल, वो खुद फैसले ले रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में इंसानी सोच और हमारे फैसले लेने की गति ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे धीमी कड़ी बन जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या इंसानों को इन मशीनों की अद्भुत रफ्तार से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्योंकि मशीनें तो अब हमसे बहुत तेज सोच रही हैं। वाकई, क्या हम ही वो बॉटलनेक बन जाएंगे? ये सवाल सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। और इसी खुले विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। आज बिग डेटा के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।